1990 में ग्रेट वॉर से पहले हम देखते हैं एक यंग टीनेजर को जिसका नाम क्रिस्टोफर है। वो अपने प्रोफेसर के साथ एक प्राइवेट टेस्ट दे रहा होता है और प्रोफेसर उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है। सरप्राइजिंगली क्रिस्टोफर सिर्फ कुछ मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट कर लेता है। जब टेस्ट खत्म होता है तो वो अपनी बहन मिशेल से मिलता है। मिशेल उसे बताती है कि प्रोफेसर कह रहा था ये टेस्ट जो अभी क्रिस ने सोल्व किया वही टेस्ट आइंस्टीन को सोल्व करने में 3 दिन लग गए थे। ये सुनकर क्रिस मिशेल को बताता है कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहता। उसने टेस्ट सिर्फ इस वजह से दिया था क्योंकि अगर नहीं देता तो उनके मॉम और डैड नाराज हो जाते। साथ ही उसे ये भी दिखाना था कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा कॉलेज जाने का। मिशेल उसे मोटिवेट करती है क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन क्रिस अपनी इंटेलिजेंस से दुनिया बदल सकता है। मिशेल के बार बार पुश करने के बाद क्रिस फाइनली मान जाता है कि शायद वो वाकई कुछ बड़ा कर सकता है। मई 15 का सीन आता है जहाँ न्यूज चैनल पर एक बड़ी डिस्कशन चल रही होती है रोबोट्स की प्रोडक्शन पर। लोगों को बताया जा रहा होता है कि रोबोट्स ह्यूमंस के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, मगर अगर वो इंसानियत के अगेंस्ट हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। न्यूज में बताया जाता है कि एक रोग एडवर्टाइजिंग बोट ने ईमा मेमोरियल को वेंडलाइज किया है ताकि प्रेसिडेंट के ऑर्डर को डिफाई कर सके, जो ये था कि सारे रोबोट्स अपने वर्क पर वापस चले जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि रोबोट इक्वालिटी कोलिशन ने 5 अमेरिकन सिटीज में वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ता है। आज की डेट तक ह्यूमंस और रोबोट्स एक दूसरे के अगेंस्ट वार में हैं और अगर कोई भी यूएस सिटीजन किसी रोबोट को अपने पास रखता है तो उसे ट्रेजन का केस फेस करना पड़ेगा। 2 साल से ये वार चल रही होती है और अफसोस की बात यह है कि इंसान हर बार फेल हो रहे थे। फिर एक आदमी आता है जिसका नाम ईथन स्केड होता है। उसका मानना होता है कि मैनकाइंड को एक लीप फॉरवर्ड चाहिए और वो बस दिखा रहा था कि जंप कहाँ लेना है। उसने एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था न्यूरर। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो ह्यूमंस को मैकेनाइज्ड ड्रोन्स बॉडी से लिंक कर देती थी। इसका फायदा ये था कि ह्यूमंस भी रोबोट्स की तरह पावरफुल बन सकते थे। फिर क्या था, कुछ ही वीक्स में वार खत्म हो गई और रोबोटिक्स लीडर ने व्हाइट हाउस के लॉ में यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। लेकिन जो टेक्नोलॉजी ने ये वार जीतने में मदद की थी अब वो लोगों की जिंदगी को भी चेंज कर रही थी। न्यूरल नेटवर्क की वजह से इंसान एक वक्त में 2 जगह हो सकता था, मतलब एक टाइम पे काम भी कर सकता था और खेल भी सकता था। इस इन्वेंशन के क्रिएटर ईथन स्केड का मानना था ये टेक्नोलॉजी ट्रू फ्रीडम है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं मिशेल को जो तैयार हो रही होती है बाहर जाने के लिए, लेकिन उसका रोबोट टेड उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो कहता है कि बाहर जाना सेफ नहीं है। मिशेल फिर भी अपने स्कूल लेक्चर्स के लिए चली जाती है। स्कूल पहुंचने पर वो ये देखकर सरप्राइज होती है कि सब लोग न्यूरल कैस्टर्स यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट मिशेल। जब उसे कहा जाता है कि वो भी एक पहने तो वो रिफ्यूज कर देती है। इस वजह से उसे प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि ग्रेड एन और उसके ऊपर न्यूरल कैस्टर्स मैंडेटरी हैं। इसी डिस्कशन के दौरान मिशेल को यह भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत रोबोट की वजह से नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। ये सुनने के बाद मिशेल दुखी दिल के साथ घर लौट जाती है। घर पहुंचकर वो चुपके से अपने रूम में जाकर सो जाती है। सोते वक्त उसे फ्लैशबैक आता है। वो दिन याद आता है जब उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वो सब एक साथ ट्रैवल कर रहे थे जब अचानक उनकी गाड़ी एक डियर से टकरा गई। ये एक फैटल एक्सीडेंट था जिसमें मिशेल के पेरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। अचानक एक लाउड नॉइज सुनकर मिशेल की आंख खुल जाती है। वो फौरन देखने जाती है कि आवाज कहां से आई। जैसे वो चेक करने जाती है तो उसे एक अजीब सी क्रिएचर नजर आती है। यह देखकर वो घबरा कर वापस अपने घर की तरफ भागती है और टैड को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है। वो टैड का न्यूरल कैस्टर्स अनप्लग करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि एक रोबोट उनके घर में इंटर हो जाता है। मिशेल फौरन हाइड कर लेती है जब उसे रोबोट ढूंढ रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे पकड़ लेता है। मिशेल उसे दूर रहने का कहने की कोशिश करती है, लेकिन ये बोट बाकी रोबोट से डिफरेंट होता है। ये ज्यादा फ्रेंडली लग रहा होता है। फिर बोट अपना हेड ओपन करता है और मिशेल से कहता है कि उसे फिक्स करे ताकि वो बात कर सके। मिशेल उसे फिक्स करने में मदद करती है और बोट फाइनली उसे कम्युनिकेट करने लगता है। बोट मिशेल को एक पिक्चर दिखाता है। ये उसके छोटे भाई क्रिस्टोफर की तस्वीर होती है। फिर बोट उसे बताता है कि वो दोनों टीम अप करके एक डेंजरस रॉक मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल के दौरान मिशेल एक्सीडेंटली बोट को पुश कर देती है। इतने में टैड अराइव करता है और ये सब देखकर फ्यूरियस हो जाता है। उसे पता होता है कि अगर किसी हायर अथॉरिटी को ये पता चल गया कि उनके घर में एक बैंड रोबोट है तो उनको ट्राइशन का चार्ज लग सकता है। टैड गुस्से में मिशेल को पुश करता है। यह देखकर बोट भी रिएक्ट करता है और टैड पर अटैक कर देता है। टैड फिर एक वेपन लेने चला जाता है ताकि बोट से फाइट करे, लेकिन एक बहुत बुरा आइडिया होता है क्योंकि वो खुद को इंजर कर लेता है। टैड फौरन कोप्स को कॉल करने लगता है ताकि उन्हें इन्फॉर्म करे, लेकिन मिशेल फौरन टैड को स्टन कर देती है और बोट के साथ मिलकर एस्केप करने लगती है। जब वो फाइनली सेफ प्लेस पहुंचते हैं तो मिशेल बोट से सवाल करती है कि वो यहाँ कैसे आया। वो ये भी कहती है कि उसका भाई क्रिस्टोफर तो एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था
रोबोट उसे बताता है कि मैं रोबोट नहीं हूँ और मैं अब भी रियल वर्ल्ड में जिंदा हूँ। लेकिन अफसोस क्रिस्टोफर ठीक नहीं है। मिशेल ने बोट से पूछा कि उसे कैसे ढूंढ सकती है। तभी बोट एक लोकेशन शो करता है और इंसिस्ट करता है कि जल्दी करे क्योंकि मून पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। बोट बताता है कि डॉक्टर जो मिशेल का एक्सीडेंट के बाद का इलाज कर रहा था उसे पता है कि क्रिस्टोफर कहाँ है। ये सुनते ही मिशेल को एक फ्लैशबैक आता है। डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि तुम्हारा भाई क्रिस्टोफर वो सुबह गुजर गया। अब मिशेल और बोट एक प्लान बनाते हैं ताकि फैसिलिटी में छुप कर जा सके जहाँ क्रिस्टोफर को बंद रखा गया है। बाद में दोनों ट्रेन से सफर करते हैं जो जंगलों से गुजरती है। इस सफर के दौरान हमें ये नजर आता है कि इंसान न्यूरिक डिवाइस पर कितना डिपेंड हो चुके हैं कि अब वो चूहों की तरह जी रहे हैं। रोबोट जिसका नाम अब हम क्रिस रखेंगे चेक करता है कि क्या इंसान अब भी जिंदा है या नहीं। क्रिस मिशेल को बताता है कि दुनिया खतरे में है और सिर्फ एक सोल्यूशन है, उन्हें अपने कॉस्मो मॉड्यूल्स को कंबाइन करना होगा। मिशेल सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तभी दूर से एक ट्रक आता है, नजर आता है तो दोनों फौरन चुप जाते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी सेफ अनलॉक कर रहा होता है ताकि पैसे निकाल सके। एक दूसरा आदमी आता है जो अपना बोर्ड बेचता है पिकअप के लिए। जब पैकेज खुला तो अंदर एक गन थी, लेकिन जैसे ही पेमेंट का डिस्कशन होता है बोर्ड सेलर चीटिंग करता है और इस पर गन तान लेता है। सेलर को थ्रेटन किया जाता है लेकिन फिर ट्विस्ट होता है, बायर को इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया जाता है जिससे बोर्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। अब ये समझ आता है कि सेलर के पास भी अपना एक रोबोट है। वो फौरन बोर्ड को उठाकर अपनी वैन में डाल देते हैं। दूसरी तरफ मार्शल नाम का एक आदमी जो एक बोट कंट्रोल कर रहा होता है मिशेल और इसके रोबोट की तलाश में होता है। उससे कुछ की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसी वक्त मिशेल और इसके रोबोट सेलर की वैन में छुप कर घुस जाते हैं बिना किसी को पता चले। जब वैन एक स्टॉप पर आती है तो सेलर अपने बेसमेंट में चला जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मिशेल भी उसके बेसमेंट में छुपी हुई है। थोड़ी देर बाद सेलर को महसूस होता है कि बेसमेंट में कोई और भी है। जब वो चेक करता है तो उसे मिशेल मिल जाती है। मिशेल उसे बताती है कि उसे एक्स पहुंचना है। ये सुनकर सेलर कहने लगता है कि एक्स कोई हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं है, अगर तुम वहां गई तो सिर्फ मरने के लिए जाओगी। लेकिन बदकिस्मती से उनकी बातचीत के दौरान कुछ मेहमान आ गए। सबने बैटल की तैयारी करना शुरू कर दी। मार्शल ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि फैसिलिटी अब रोबोट एक्टिवेशन टास्क फोर्स के कंट्रोल में है। ये सुनते ही मार्शल और इसका बोट सरेंडर कर देते हैं। लेकिन मार्शल ने मिशेल से बोट का लोकेशन पूछा। उस वक्त सेलर ने अपने बोट को ऑर्डर दिया कि वो मार्शल के रोबोट को इलेक्ट्रोक्यूट करे जैसे पहले किया था, मगर इस बार मार्शल ने उस पावर को एब्जॉर्व कर लिया जो मिशेल और उसके बोट के लिए एक मौका बन गया लड़ने का। लेकिन रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मिशेल ने अपने आप को फिर से सरेंडर कर दिया। ये एक डिस्ट्रैक्शन थी क्योंकि सेलर अपने एक स्पेशल मशीन इस्तेमाल करके रोबोट को ट्रैप कर लिया। लेकिन फिर रोबोट ने ट्रैप से निकलने का तरीका ढूंढ लिया और सब पर गोली चला दी। इसके बाद एक बड़ी बैटल शुरू होती है जो पूरे बेसमेंट के गिरने पर खत्म होती है। जब सब बाहर आए सेलर ने मिशेल पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से उसका बेसमेंट तबाह हो गया। तभी मिशेल उसको बताती है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है लेकिन उसे उसकी मदद की जरूरत है। वो कहती है कि डॉक्टर ही वो शख्स है जो उसके भाई की लोकेशन जानता है। ये सुनकर सेलर अपने सबसे बड़े रोबोट को एक्टिवेट करता है जिससे उस जगह तक सफर कर सके जहाँ मिशेल को डॉक्टर मिलने की उम्मीद है। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ न्यूरोकैस्टर्स का क्रिएटर अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन ये सिर्फ एक अल्टरनेटिव रियलिटी होती है जो बार बार ग्लिच कर रही होती है। उस वक्त ईथन स्केट को उसके टॉप साइंटिस्ट बताते हैं कि डाटा रेट लगातार कम हो रहा है। ये सुनकर ईथन बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि जो फ्लॉलेस सर्विस उसने दुनिया को दी थी वो बुरी तरह फेल हो रही थी। फिर उसको बताया जाता है कि क्रिस्टोफर गायब हो गया है। ईथन इस बात को मानने से इनकार करता है लेकिन साइंटिस्ट बताता है कि न्यूरोलॉजिकली ये पॉसिबल है और क्रिस्टोफर अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा। यह बात ईथन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो उसका पूरा कंपनी बंद हो जाएगा। फौरन ईथन मार्शल से एक डिजिटल वर्ल्ड में मिलता है और उससे कहता है कि मिशेल और उसके बोट को जिंदा पकड़ो। बदले में वो मार्शल को उसका बोट वापस दिला देगा। दोनों डील फाइनलाइज कर लेते हैं और अपना प्लान शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिशेल और उसकी टीम एक नई लोकेशन पर पहुंचती है लेकिन रोबोट उन्हें अटैक कर देते हैं। जब वो हार जाते हैं तो उन्हें एक लीडर के पास ले जाया जाता है जिसका नाम मिस्टर पीनट होता है। मिस्टर पीनट उनसे माफी मांगता है और बताता है कि उसके लोगों ने अटैक इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो स्क्वेंजर्स हैं, क्योंकि सालों से उनका इलाका अटैकर से बड़ा पड़ा है। मिशेल ने मिस्टर पीनट को बताया कि वो सिर्फ एक डॉक्टर की तलाश में है। मिस्टर पीनट ये सुनकर हैरान हो गया कि ईथन स्केट की ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे बच्चे को क्यों किडनैप करेगी। उसने मिशेल को बताया कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन एक डॉक्टर क्लार्क एमस्ट हुआ करता था जो ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन में पीएचडी रखता था। मिस्टर पीनट ने बताया कि उसने डॉक्टर एमस्ट को एक काम के लिए भेजा था और वो ये नहीं बताया गया कि कहाँ। ये सुनकर मिशेल को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। रात को मिशेल अपने छोटे भाई की पुरानी यादों को याद करती रही। तभी क्रिस ने एक वीडियो प्ले की जिससे वहाँ के तमाम बोट्स देखने लगे। जब सब सो गए तो एक छोटा रोबोट मिशेल के पास आया और उससे कहा कि वो भी क्रिस्टोफर ग्रीन को ढूंढ रही है। उसने बताया कि उसके पास एक मेल है जो डॉक्टर एमस ने दिया था ताकि अगर कोई क्रिस्टोफर आए तो उसे दे दिया जाए। उस लेटर में एक एड्रेस लिखा था लेकिन रोबोट ने बताया कि वो उनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद मुसीबत में है। तभी मिस्टर पीनट वहाँ आया और उन्हें भगाने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह सब लोग अपनी जर्नी पर निकल गए लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मार्शल उनका पीछा कर रहा है। जब वो डॉक्टर के दिए गए एड्रेस पर पहुंचे तो मिस्टर पीनट को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अचानक एक डेंजरस रोबोट चेस शुरू हो गया। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने
भागने लगे, लेकिन एक अनजान शख्स ने उनकी मदद की और ये शख्स डॉक्टर खुद था। मिशेल गुस्से से डॉक्टर का सामना करती है और उसे अपने बाइक का लोकेशन पूछती है। डॉक्टर ने बताया कि क्रिस्टोफर सेंटर्स आइलैंड कैंपस में है। उसने फर्दर एक्सप्लेन किया कि क्रिस्टोफर को इस वजह से ले जाया गया था क्योंकि लोग मर रहे थे और इंसान ये वार हार रहे थे, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने सेंटर इमेजिंग मशीन का इस्तेमाल करके क्रिस्टोफर को स्कैन किया और पता चला कि वो एक बहुत खास शख्स है। डॉक्टर ने कहा कि क्रिस्टोफर असल में एक गॉड का गिफ्ट था। मिशेल अब भी गुस्से में थी तो डॉक्टर ने अपने रोबोट को ऑर्डर दिया कि वो उन्हें सच्चाई दिखाए। डॉक्टर एमस ने बताया कि क्रिस्टोफर का दिमाग एक ब्रेक थ्रू था जो इथन स्केट को न्यूरोकैस्टर्स और ड्रोन्स को कनेक्ट करने के लिए चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो क्रिस्टोफर कब का मर चुका होता। लेकिन 13 महीने बाद एक शॉकिंग बात हुई। क्रिस्टोफर ने होश संभाला। जब उसने इथन स्केट से बात की तो उसका सबसे पहला कहना यह था कि उसे न्यूरोकैस्टर से डिस्कनेक्ट करो, लेकिन अफसोस स्केट ने डॉक्टर को धमकाया, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो क्रिस्टोफर को लेकर भाग नहीं सकता था, मगर उसने एक छोटी सी कनेक्शन बनाई क्रिस और आउटसाइड नेटवर्क के बीच। इसका मतलब यह था कि क्रिस का दिमाग भाग सकता था चाहे उसका जिस्म वहां फंसा रहे। मिशेल ने जिद की कि वो क्रिस को वापस लेकर आएंगे, लेकिन डॉक्टर एमर्स ने कहा कि यह नामुमकिन है। तभी मार्शल वहां आ गया। जैसे ही मार्शल अंदर आया उसने डॉक्टर एमर्स का आइडेंटिटी कार्ड ढूंढ लिया। एक जबरदस्त बैटल शुरू हो गई मिस्टर पीनट और मार्शल के बीच। इस बीच मिशेल और उसकी टीम भाग रही थी, मगर और गार्ड्स आ गए जिसकी वजह से हर किसी को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा। वापस मिस्टर पीनट और मार्शल की फाइट, लेकिन बदकिस्मती से मार्शल ने मिस्टर पीनट को हरा दिया। उसके बाद डॉक्टर एमस्ट और मार्शल का 1v1 बैटल शुरू हो गया, लेकिन इथन स्केट भी वहां पहुंच गया ताकि डॉक्टर एमस्ट को खत्म कर सके। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर को मिशेल से दूर ले जाया जा रहा था और मार्शल ने मिशेल को वापस घर जाने का हुक्म दिया। एक शॉकिंग ट्विस्ट, मिस्टर पीनट अब भी जिंदा था, मगर उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। क्रिस्टोफर को फिर से लैब ले जाया गया जहाँ उसका असल ह्यूमन बॉडी पड़ा था। यह देखकर मार्शल भी हैरान रह गया। तभी इथन स्केट आया और क्रिस को बताया कि उसके एक्शन से नाराज नहीं है, लेकिन जैसे क्रिस को जाकर बंद करने का वक्त आया, मार्शल ने स्केट को मर्डर और झूठा कहा। मार्शल ने इथन को याद दिलाया कि उसने क्रिस्टोफर के बारे में झूठ बोला था कि वो सिर्फ एक मासूम बच्चा है। इथन ने मार्शल को सच बताया कि जो भी वार क्राइम्स मार्शल ने किए वो सब सिर्फ इस आइडिया की वजह से हुए, क्रिस्टोफर की वजह से। बाद में मिशेल और उसका पार्टनर पूरी सिचुएशन पर बात करते हैं। दोनों का एक ही मकसद होता है, क्रिस्टोफर को बचाना। लेकिन उससे पहले डॉक्टर एमर्स का रोबोट मिशेल को एक और शॉकिंग बात बताता है कि पूरा सेंटर कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर का पूरा नेटवर्क क्रिस्टोफर के दिमाग से चलता है और अगर उसे हटा दिया गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। ड्रोन्स भी काम नहीं करेंगे और सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाएगा। अगले दिन सब लोग स्केट इंटरप्राइज की तरफ निकलते हैं। एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जाता है ताकि मिशेल फैसिलिटी के अंदर घुस सके। सब रोबोट्स जो स्केट के कंट्रोल में हैं उनके पीछे भाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम एक मैसिव केओस में चला जाता है। लेकिन तभी और भी रोबोट्स आ जाते हैं, मिस्टर पीनट के रोबोट्स। अब वो सब मिलकर स्केट के ड्रोन्स को खत्म करने लगे। इसी दौरान मिशेल अपने रोबोट के साथ लैब पहुंचती है और साइंटिस्ट को भगाने लगती है। दूसरी तरफ इथन स्केट अपना जायंटिक रोबोटैक अनलिश करता है जो मिस्टर पीनट और उसके बोट से लड़ने लगता है। स्केट का रोबोटैक हर चीज को तबाह करता जा रहा था जो भी उसके रास्ते में आता। इस बीच मिशेल किसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में अपने भाई क्रिस्टोफर से मिलने पहुंचती है। क्रिस्टोफर अपने आप को इस सब तबाही का जिम्मेदार मानता है और बहुत इमोशनल होकर अपनी बहन से कहता है कि शायद उसका मरना ही बेहतरीन हल है। क्रिस्टोफर अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता है कि उसका कनेक्शन अनप्लग कर दे ताकि ये सब खत्म हो सके। उसी वक्त मिस्टर पीनट इथन स्केट के सामने आता है और ट्रीटी को दोबारा नेगोशिएट करने पर बात करता है। मिशेल ने अपने भाई की रिक्वेस्ट को माना और जैसे उसने क्रिस्टोफर का कनेक्शन अनप्लग किया, सब ड्रोन्स डीएक्टिवेट होने लगे। पूरे वर्ल्ड में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि इथन स्केट और उसके साइंटिस्ट एक इंसान का इस्तेमाल कर रहे थे अपने फायदे के लिए। अगली सुबह मिशेल एक वीडियो शूट करती है जिसमें वो एक्सप्लेन करती है कि न्यूरोकैस्टर्स को क्यों बंद करना पड़ा। उसने बताया कि डिवाइस इंसानियत के लिए नुकसानदेह था क्योंकि लोग अपनी असल फीलिंग्स और रिश्तों से दूर होते जा रहे थे सिर्फ एक झूठी डिजिटल दुनिया की वजह से। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।